आईआईटी के एग्जाम में टॉप रैंक लानी है। क्या है बेसिक इंग्रेडिएंट्स, कौन सी बेसिक बातों का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है, चाहे आप आईआईटी 2026 या 2027 या 2028 में बहुत ही बेहतरीन रैंक लाना चाहते हो। इस वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। आप में से जो लोग इस चैनल पर नए हैं, बता दूं, मैं हूं शशि भूषण तिवारी। आपको इस चैनल पर जेईई एडवांस्ड एग्जाम के लिए टिप्स, ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट्स लगातार देता रहता हूं। अगर आप जेईई 2027 या उसके बियॉन्ड की तैयारी कर रहे हैं, दैट मीन्स आप इस समय क्लास 10th में, 9th में या 8th में हैं, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसको समझना। मैथ्स, मैथ्स एंड मैथ्स। अप टू क्लास 10th आपको जिस सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो है मैथ्स। और वो ध्यान किस तरीके से देना है? सिर्फ 10th बोर्ड में अच्छा स्कोर करने के लिए नहीं, उससे बात नहीं बनेगी। जूनियर क्लासेस में स्टूडेंट्स अक्सर अरिथमेटिक्स, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री पे उतना ध्यान नहीं देते हैं जितना उन्हें देना चाहिए। मैं प्रायः जूनियर स्टूडेंट से कुछ सवाल पूछता हूं जिसमें थोड़ा मेंसुरेशन, थोड़ा परसेंटेज या फ्रैक्शन का यूज़ हो गया, तो बच्चे अक्सर जवाब नहीं दे पाते। फॉर एग्जाम्पल, आप ही मुझे बताइए कि एक स्फीयर के रेडियस को अगर मैंने डबल कर दिया तो उसके सरफेस एरिया में परसेंटेज चेंज क्या हुआ? स्फीयर के रेडियस को डबल किया तो उसके सरफेस एरिया में परसेंटेज चेंज क्या हुआ? अगर आप इस सवाल का आंसर देने में 5 सेकंड से ज़्यादा समय ले रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन अभी उस लेवल पे नहीं है जो आईआईटी में टॉप रैंक लाने के लिए ज़रूरी है। आपको अपने कैलकुलेशंस को फास्ट बनाने की ज़रूरत है, सोचने के प्रोसेस को फास्ट बनाने की ज़रूरत है, और ये सिर्फ रूटीन बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करने से नहीं होगा। आपको हर क्वेश्चन में अपना एक नया मेथड ढूंढने की आदत डालनी होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि 0.2 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो एटलीस्ट एक अप्रॉक्सीमेट आंसर, डेसिमल के शायद 2 प्लेस तक आंसर आपको 5 से 10 सेकंड में मुझे दे देना चाहिए। अगर आप इसको रूटीन प्रोसीजर से कॉपी लेंगे, पेन लेंगे और कैलकुलेट करके मुझे बताएंगे तो शायद लाखों लाख बच्चे ये कर सकते हैं। फिर आप स्पेशल कैसे हुए? आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, सॉल्व करने के बाद रुक कर, ठहर कर ये देखना है कि इसमें कुछ शॉर्टकट मारा जा सकता था क्या, इन कैलकुलेशंस को आसान बनाने का कोई तरीका हो सकता था क्या। अगर सिंपल मुझे 14 × 16 ही करना है तो क्या 14 × 16 मैं फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड में सोच के लिख सकता हूँ क्या? या मैंने इतनी प्रैक्टिस कर रखी है कि 14 × 16 ऑटोमेटिकली जुबान पे आ जाता है? ये 50 बार मैंने 14 × 16 किया या नहीं भी किया है तो क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम में मैं कैसे लिखूंगा, मेंटली क्या सोच रहा होऊंगा, इस चीज़ पे ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। हर कैलकुलेशन को करने के पश्चात आपको रुकना है, ठहरना है, थमना है और सोचना है कि इसको थोड़ा और फास्ट करने का कोई तरीका है क्या। थोड़ा थोड़ा करके 0.1 परसेंटेज करके इम्प्रूवमेंट होगा और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट होगा और आप बहुत फास्ट कैलकुलेशन करने लग जाओ। कुछ लोग दूसरे तरह की पढ़ाई भी पढ़ते हैं, जैसे वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ते हैं कुछ लोग, अच्छी बात है, पर वहाँ भी आपको मेंटली तो सोचना फास्ट पड़ेगा ही अगर आप आंसर तक जल्दी पहुँचना चाहते हैं। तो आपने अगर कुछ उस तरह की एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं पढ़ी, आप नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, परसेंटेज कैलकुलेट करना, फ्रैक्शन कैलकुलेट करना जानते हो, तो भी अगर आप हर कैलकुलेशन के स्टेप पे रुकोगे, ध्यान दोगे, तो आप धीरे धीरे फास्ट और फास्टर होते चले जाओगे। ये तय बात है। सिर्फ क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने की जिद नहीं होनी चाहिए, हर डेरिवेशन, हर रिजल्ट के जड़ तक जाने की जिद होनी। खास करके जो बच्चे जूनियर क्लास में होते हैं उनके पास इतना टाइम होता है कि वो ज्योमेट्री के हर थ्योरम के प्रूफ तक जाने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। हो सके तो एक से ज़्यादा तरीकों से प्रूफ करने की सोच भी सकते। आपको सिर्फ अपनी प्रेस्क्राइब टेक्स्ट बुक पे डिपेंड नहीं करना है, और हो सके तो अल्टरनेट रिसोर्सेस जिसमें ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, थोड़े अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको जूनियर क्लासेस में ही बनाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। अल्टरनेट मेथड्स क्या होते हैं? हर क्वेश्चन को बनाने का तो मोटा मोटी एक ही तरीका होता है, ऐसा ही मानते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स। जस्ट एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ये कोन का एक फ्रस्टम है, ये रेडियस ए है और ये रेडियस बी है, इसकी लेंथ एल है। आपसे पूछा गया है कि इस एंड से एक्स डिस्टेंस पे जो कोन का सर्कुलर सेक्शन है उसका रेडियस क्या होगा।
तो इस क्वेश्चन को, इसका आंसर देने के लिए आप कई तरीक़ों से सोच सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ का यूज़ करके कंफर्टेबल पाते हैं अपने आप को। कुछ स्टूडेंट इसमें सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स को यूज़ करके आंसर देना कंफर्टेबल पाते हैं। और कुछ लोग जिनको ऑल्टरनेट तरीके से सोचने की आदत सी है, वो ऐसे ही देख के लिख देते हैं। ऐसे भी तो सोच सकते हैं कि रेडियस यहाँ से यहाँ तक जाने में लीनियरली बढ़ रहा है, ए से बढ़कर बी हो गया, मतलब b माइनस ए इंक्रीज हो गया, b माइनस ए इंक्रीज हो गया रेडियस जब आप इस एंड से इस एंड तक जाते हो, एल डिस्टेंस चलते हो। यहाँ से हर 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर यूनिट लेंथ चलने पे रेडियस इतना ग्रो करता है, इतना बढ़ता है। स्टार्टिंग रेडियस ए है, यहाँ से x डिस्टेंस आगे बढ़े तो रेडियस इतना बढ़ गया, a इसमें ऐड कर दो, यही वहाँ पे रेडियस है। व्हाट आई मीन टू से कि कुछ लोग इसको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ को यूज़ करके आंसर देंगे, कुछ लोग सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, दोनों एक ही बात है मोर और लेस। कुछ लोग ऐसे सोचेंगे या कुछ और इससे भी बेहतरीन कोई तरीका सोच सकते हो शायद। पर आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें से कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। आपको ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए कि हाँ ये डिफरेंट तरीके पॉसिबल हैं, और फिर ये देखना होगा कि आप किस तरीके से क्विकेस्ट आंसर दे पाते हो। आपको सिर्फ एक मेथड आता है और किसी ने बता दिया यही क्विकेस्ट है, ये काफ़ी नहीं है। दूसरे मेथड क्विक क्यों नहीं है और वो मेथड कौन से हैं, वो जानना भी उतना ही ज़रूरी है। हो सकता है किसी और सिचुएशन में, किसी और क्वेश्चन में वो दूसरे मेथड ही ज़्यादा क्विक मेथड साबित हो। अगर आप ऑलरेडी क्लास 11th में हैं या नेक्स्ट ईयर क्लास 11th में जाने वाले हैं, तो आपको जो सबसे बड़ी चीज़ का ध्यान रखना है कि ऑलवेज मेक अ गुड नोट्स। ये एक फैशन स्टेटमेंट आजकल बनता जा रहा है कि मैं नोट्स नहीं बनाता हूँ। क्यों नहीं बनाते? नोट्स बनाने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम बहुत ही सुंदर तरीके से किसी बहुत ही साफ सुथरे रजिस्टर में लिखते हो, अंडरलाइन करके लिखते हो, कलर मार्कर यूज़ करके लिखते हो। नहीं, नोट्स बनाने का ये मतलब नहीं है। नोट्स बनाने का मतलब है हर वो चीज़ तुम रिकॉर्ड करते हो जिसको तुमने थोड़ी मेहनत से सीखा, और ये रिस्क है कि ये तुम भूल सकते हो। कोई भी चीज़ जो तुम क्लास 10th के बाद जैसे ही आप 11th में आते हो, इन्फॉर्मेशन का ओवरफ्लो होने लगता है। बहुत तेज़ी से इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ आने लगते हैं, बहुत सारी नई नई बातें आप सुनने लगते हैं। उन सबको एक साथ एसिमुलेट करना संभव नहीं होता, तो उन इन्फॉर्मेशंस को डॉक्यूमेंट करना बेहद ज़रूरी है। दैट मीन्स नोट्स बनाना बेहद ज़रूरी है। नोट्स सहज भाषा में बनाएं, अपनी भाषा में बनाएं, ऐसी बनाएं जिसको कि आप पढ़ के समझ सकें, और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करें। कुछ ऐसी बातें जो सुनकर, पढ़कर आपको, जिसको बोलते हैं कि चमक गया, उसको ज़रूर रिकॉर्ड करें। खुद से पढ़ते समय जब कोई क्वेश्चन बनाने के लिए आप बहुत कोशिश करते हैं और फिर बना पाते हैं, उस क्वेश्चन में ज़रूर आप कुछ नया सीखते हैं। वो क्या सीखा, कौन सी इंपॉर्टेंट बात थी जो आपको थोड़े लेट से चमकी, उसको रिकॉर्ड कीजिए, क्योंकि आज तो वो बात समझ में आ गई। रिस्क है कि 6 महीने बाद आपको ये भी ध्यान नहीं रहेगा कि ये बात बड़ी मेहनत से मुझे समझ में आई थी। उसको रिकॉर्ड करें। ऐसा नोट्स बनाएं जिसमें काम की बातें लिखी हों, जिसको आप किसी भी एग्ज़ाम के पहले दोहराना पसंद करेंगे, रिवाइज़ करना पसंद करेंगे, और उससे पिछले महीनों में सीखी गई सारी इंपॉर्टेंट बातें आपके सामने खटाखट करके आ जाएंगी। सिर्फ रूटीन, रेगुलर फॉर्मूले, डेफिनेशंस और डायग्राम्स को नोट्स बनाना नहीं कहते। वो तो मोर और लेस किसी भी स्टूडियस स्टूडेंट्स को याद ही हो जाती हैं चीज़ें, पर जो बारीक सी चीज़ें आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान सीखते हो, उसको ज़रूर रिकॉर्ड करो। आप अपने तरीके डेवलप करो, अपने शॉर्टकट्स डेवलप करो। वो शॉर्टकट्स अर्थमेटिक कैलकुलेशन को लेके हो सकते हैं, वो शॉर्टकट्स अ सेट ऑफ अलजेब्राइक इक्वेशंस को सॉल्व करने को लेके हो सकते हैं, इक्वेशन सेटअप करने को लेके हो सकते हैं। कई तरह के, जैसे जो बच्चे ऑलरेडी 11th क्लास में हैं, मान लो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में कोई तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड सवाल बना रहे हो, उसमें 3-4 इक्वेशन लिखने हैं, तो सिंपली इक्वेशन को लिखते समय किन टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में रखें, किन टर्म्स को राइट हैंड साइड में लिखें, जिससे सोल्यूशन ज़्यादा आसानी से हो जाए, कम स्टेप्स में हो जाए। इन छोटी छोटी सी बातों का भी ध्यान रखना शुरू करो, क्योंकि तुम्हें अल्टीमेटली IIT के एग्ज़ाम में 1 घंटे में 18 से 20 सवाल बनाने हैं। वो होगा कैसे? जब तुम मिस्टेक्स नहीं करोगे, और जब तुम्हें पता है कि यही शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट है, और तुम शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट पे आगे बढ़ोगे, तो ही शायद उस पेपर को उतने कम समय में कर पाओगे। और डेरिवेशन इज अ मोस्ट फंडामेंटल काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट यू आर टॉट।
and so you must know each and every derivation. If there are alternate methods, you should know them as well. Derivations कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, सिर्फ फॉर्मूले पढ़ के क्वेश्चन बनाने लगेंगे, नहीं बनेगा आपसे, आप वो रैंक कभी अचीव नहीं कर पाएंगे जो आज आप ड्रीम। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि सबसे समझदार वो नहीं है जिसको सारे आंसर्स आते हैं, सबसे समझदार तो वो है जो सही क्वेश्चन पूछता है। सही क्वेश्चन पूछना बेहद ज़रूरी है, और सही क्वेश्चन आपके दिमाग में तभी उपजेंगे जब आप थॉटफुल तरीके से, एनालिटिकल तरीके से पढ़ाई करोगे, हर चीज़ को डाउट करोगे पहली नज़र में, उसके ऊपर सोचोगे, तो तुम्हें कई बार, मोस्ट ऑफ द टाइम, खुद ही आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपको आपने जो क्वेश्चन पैदा किए उसके आंसर मिल जाएंगे, और कई बार नहीं भी मिलेंगे। आपको हेल्प की ज़रूरत होगी, फ्रेंड्स से डिस्कशन की ज़रूरत होगी, टीचर से डिस्कशन की ज़रूरत होगी। डिस्कस कीजिए। नेवर टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, ऑलवेज आस्क राइट क्वेश्चंस, मेक दिस ए हैबिट। ये सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका है। जब आप क्लास 11th में आएंगे, जो लोग नेक्स्ट सेशन में क्लास 11th में आएंगे, उनको एक एडवाइस दे रहा हूँ, ज़रूर पालन कीजिएगा। सबसे पहले हो सके तो मैथमेटिक्स में ट्रिगोनोमेट्री और अलजेब्रा के काफ़ी सारे चैप्टर्स पढ़ जाइए। अक्सर आज के दौर में ट्रिगोनोमेट्री, जिससे काफ़ी कम क्वेश्चन पूछी जाती है शायद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, डायरेक्ट क्वेश्चन, उसको बच्चे इग्नोर कर देते हैं। वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप मैथमेटिकल मैनिपुलेशन को काफ़ी अच्छा सीखते हो। तो ट्रिगोनोमेट्री को डिसेंट नहीं, बहुत हद तक प्रैक्टिस करो, अलजेब्रा के क्वेश्चन खूब सारे करो, मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करना सीखो, एक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन की लैंग्वेज को पहचानो, इक्वेशंस कैसे सेटअप होते हैं इसको समझो, सॉल्यूशन करने समय क्या मैनिपुलेशन की ज़रूरत होती है इसको समझो। और ये आर्ट तुम सीख सकते हो ट्रिगोनोमेट्री और अलजेब्रा में खूब सारे क्वेश्चन को थॉटफुल तरीके से करने से। क्लास 11th में जब आप आते हो तो फिजिक्स की मैकेनिक्स भी आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग का आर्ट सिखाने में काफ़ी कमाल का काम करती है। इनफैक्ट जो लोग फिजिक्स के मैकेनिक्स के ऊपर ध्यान देते हैं, थोड़ा उसको लंबे समय तक ध्यान देते हैं, शुरू के कुछ चैप्टर्स को काफ़ी समय देते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखते हैं, वो एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्विंग के आर्ट को काफ़ी हद तक समझ जाते हैं। वर्ड्स को कैसे इक्वेशन में ट्रांसलेट करना है, ये आर्ट उन्हें समझ में ठीक ठीक आने लगता है। और लॉजिकल तरीके से इक्वेशन कैसे सेटअप करना है, फिजिकल सिचुएशंस को एनालाइज करके कैसे इक्वेशन सेटअप करना है, ये आर्ट उन्हें आने लगता है। एनालिटिकल स्किल, कॉम्प्रिहेंशन स्किल और मैथमेटिकल एबिलिटी ऑफ कोर्स, सब कुछ इंप्रूव होती है अगर आप फिजिक्स के मैकेनिक्स के कुछ इनिशियल चैप्टर में अच्छा टाइम डिवोट करते हो, और वहाँ पे जरूर ऑल्टरनेट मेथड्स के बारे में हमेशा सोचा करो। इट इज़ हाईली रिवॉर्डिंग, लेट मी टेल यू। अगर आप इतने काम ढंग से करते हो तो जो बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है वो आप में आने लगती है। आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक बेसिक फ्रेमवर्क तो मिल ही जाता है। इसके बाद डे बाय डे जैसे जैसे आप आगे पढ़ते हो, आप अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को रिफाइन करते जाओगे, ऑटोमेटिक रिफाइन होगा। हर बार ये ध्यान रखना है कि कोई भी नया प्रॉब्लम मैंने अटेम्प्ट किया, आसान था या कठिन था, रुक करके जरूर सोचा कि यार इसमें कुछ और हो सकता था क्या, इससे भी शॉर्टकट कुछ हो सकता है क्या, ऐसा सोच। उसके बाद आप देखोगे कि आपको बेसिकली बाकी सारे टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या इवन मैथमेटिक्स हो, बहुत सारे टॉपिक्स आपको सिर्फ एक कलेक्शन ऑफ, एक बंच ऑफ इंफॉर्मेशन नज़र आने लगेगा। आपको लगेगा कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपके पास ऑलरेडी है, आपको उस चैप्टर के क्वेश्चन बनाने में कोई समय नहीं लगेगा, आप यूं झटके से बना के निकल जाओगे। नेक्स्ट चैप्टर, उसमें कुछ और नया इनपुट, नया इन्फॉर्मेशन आया, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको आती है, आपने पट से क्वेश्चन बनाया और निकल गए। इसीलिए कहा जाता है कि शुरुआती दौर में सिलेबस खत्म करने पे जोर मत लगाओ। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को अक्वायर करने के लिए जो जरूरी टाइम है शुरुआती टॉपिक्स में, वो इन्वेस्ट करो। उसके बाद तुम्हारी पढ़ाई ऑटोमेटिक फास्ट हो जाएगी, कोई डाउट ही नहीं है। आई होप कि आप में से जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं या कोई पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं,
उनको मेरी बातें बिल्कुल समझ में आ रही हैं तो वीडियो लाइक कर दीजिए। कुछ और समझना चाहते हैं या कुछ और ऐड करना चाहते हैं मेरी बात में, कुछ टीचर्स भी इस चैनल पे हैं, कुछ पेरेंट्स भी हैं, अगर आप कुछ और इम्पॉर्टेंट इनपुट ऐड करना चाहते हैं बच्चों के लिए, कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर ऐड कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और चर्चा, किसी क्वेश्चन, किसी डिस्कशन के साथ। गुड बाय।